8 अप्रैल 2025 को एफबीआर की तरफ से एक नया एसआरओ जारी किया गया है 578, जिसके मुताबिक जो सेल टैक्स रिटर्न है इसमें कुछ मजीद चेंजिंग कर दी गई है, तब्दीलियां कर दी गई हैं। नेक्जर ए का नाम चेंज कर दिया गया है, नेक्जर सी का नाम भी चेंज किया गया है, इसके अंदर कुछ नए कॉलम भी ऐड किए गए हैं, इसी तरीके से नेक्जर ए में भी किए गए हैं और एक नया नेक्जर ऐड कर दिया गया है नेक्जर C1। उस नेक्जर के मुताबिक आप किसी से कैश ले ही नहीं सकते, जो भी आपका कस्टमर है वो आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा। क्या ये किस तरीके, ये आप तमाम बिजनेस पे अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा, एफबीआर का इसके पीछे क्या पर्पस है, ये क्यों किया जा रहा है। इस साल में ये तकरीबन ये चौथा या पांचवा एसआरओ है जो कि इशू किया जा रहा है। एक आम कारोबारी आदमी क्या ये चीजें ही समझता रहेगा या अपने बिजनेस को भी टाइम देगा। एक चीज की उसको समझ आती है तो दोबारा एसआरओ आ जाता है। आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ये जो है वो 9 अप्रैल को उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ और इस पे डेट मेंशन है 8 अप्रैल, मतलब 9 अप्रैल को ये तकरीबन सर्कुलेट होता है उनकी वेबसाइट से। और इसमें ये कहा गया है कि जो नेक्जर ए है, जहां पे हम चीजें रिपोर्ट करते हैं, परचेज, जब हम परचेज लेते हैं तो हम उसको ये कहते हैं नेक्जर ए है, उसका नाम चेंज किया गया है डीपीआई, यानी कि डोमेस्टिक परचेज इनवाइस। इसमें जो इंपोर्ट है वो शामिल नहीं है, डोमेस्टिक से मतलब ये लोकल। अब इसमें क्या तब्दीलियां की गई है, सबसे पहले तो पार्टिकुलर सप्लायर है, ये सेम है, पहले भी ऐसे था, अभी भी ऐसे ही है। डॉक्यूमेंट नंबर जो इनवाइस है, एचएस कोड है, पहले भी था, अभी भी है। सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की गई है। एचएस जो एसआरओ 55 के मुताबिक जो एचएस कोड का मसला चल रहा है अभी तक वो हल नहीं हुआ और नई तब्दीलियां आ गई हैं। एनीवेज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की गई है। उसके बाद जो परचेज टाइप है ओके है, पहले भी था, अभी भी है, रेट भी था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी था, क्वांटिटी भी थी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर अभी मसला आ रहा है, तमाम चीजें केजी में रिपोर्ट हो रही है, लेकिन ये इस पे वो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो रिटर्न है वो अपडेट होगी। परचेज विदाउट टैक्स भी पहले भी था, अभी भी है, सेल टैक्स भी पहले भी था, अभी भी है, ये सारे कॉलम पहले भी थे। ये जो कॉलम है जनवरी के अंदर ऐड किया गया था, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड। इसके ऊपर हमने एक लेक्चर देखा था, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल परचेज करते हैं और आपका जो इनपुट टैक्स है वो आप परचेज के ऊपर पे कर रहे हैं 18%, लेकिन आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है कि आपकी जो सेल है परचेज करने के बाद जो सेल है वो एग्जम्प्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल आप जो है वो बुक्स की इंडस्ट्री में जब आप चीजें परचेज करते हैं तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो बुक्स प्रिंट होके जा रही हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं है। या आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि 6 स्केड्यूल्स ऑफ सेल टैक्स में आती हैं। 6 स्केड्यूल ऑफ सेल टैक्स का मतलब ये है कि वहां पे टैक्स चार्ज नहीं होता। कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आप शामिल है, वहां पे टैक्स नहीं होता, तो आप इनपुट टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन आपका आउटपुट टैक्स नहीं है। तो वहां पे लॉ ये कहता है कि वो परचेज इनवाइस जिस पे आपने इनपुट टैक्स दिया हुआ है आप उसको जीरो करें, यानी कि उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड है वहां पे जितना आपने इनपुट लिया है वो सारे का सारा वहां पे लिखें और उसको जीरो कर दें, ताकि आपका इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड ना हो। इससे पहले क्या होता था कि हमें इनवाइस वाइज डिटेल नहीं अवेलेबल थी, हमें कहा जाता था कि टोटल आप जो है वो जो 7A-B ये कॉलम आता है वहां पे जाके रिपोर्ट कर दें इनपुट टैक्स नॉट क्रेडिट में। वहां पे हम मैनुअल वर्किंग करते थे, एक्सेल में बनाते थे और वहां पे रिपोर्ट करते थे। तो अब वो कहता है नहीं जी, आपने इनवाइस वाइज मुझे बताना है कि किस इनवाइस का इनपुट टैक्स आप नहीं ले रहे। मतलब अपनी सहूलत के लिए हमारा वो काम बढ़ाया जा रहा है कि आप इनवाइस वाइज लिखें। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें इनवाइसेस ज्यादा होती हैं, एक एक इनवाइस को लिखना बड़ा एक टाइम टेकिंग और गलती के चांसेस भी हैं क्योंकि मैनुअल है, इसमें कोई फाइल अपलोड का इन्होंने नहीं दिया, हो सकता है आगे वो दे दें। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टैक्स है वो लिखेंगे, एफईडी की अमाउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर आप सेल टैक्स रिटर्न का नेक्जर देखें, जो लोग ये समझते हैं चीजों को, तो वहां पे एफईडी का कॉलम नहीं था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो सेल टैक्स वैल्यू विदाउट टैक्स सेल टैक्स इसका कॉलम था, एफईडी का कॉलम नहीं था। ना ही उस इनवाइस के अगेंस्ट सेल टैक्स विद हेल्ड का कॉलम था। मतलब ये है, हो क्या रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था कि जब हम कोई परचेज रिपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नेक्जर ए में परचेज लोड की और अगर इससे रेलिवेंट कोई एफईडी है तो वो यहाँ पे आती ही नहीं थी सेल टैक्स रिटर्न में, यानी कि नेक्जर ए के कॉलम में थी नहीं। जब आप फिजिकल इनवाइस देखते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ पे तो एफईडी आ रही है। जैसे मैं अगर शुगर की बात करूं तो बजट 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड बजट में पर केजी 15 रुपए एफईडी शुगर के ऊपर चार्ज कर दी गई थी। जब आप इनवाइस लेते हैं वहां पे तो नजर आता है कि एफईडी लिखा हुआ है, लेकिन सेल टैक्स रिटर्न में एफईडी आती ही नहीं है नेक्जर ए में। तो इनवाइस का फिजिकल डॉक्यूमेंट डिफरेंट है और जो टैक्स रिटर्न में डाटा आ रहा है ना वो डिफरेंट है।
इनके अपने डॉक्यूमेंट ही मैच नहीं हो रहे थे, मतलब टैक्स रिटर्न कुछ और डाटा बता रही है, इनवाइस हमें कुछ और रिसीव हो रही है। तो अब इन्होंने अपने आप को जो है रिफाइन किया है, इन्होंने कहा जी जो इनवाइस पे डाटा आ रहा है ना उसके मुताबिक ये फॉर्म भी अपडेट होना चाहिए। काफी टाइम के बाद ये समझ आई है उन लोगों को, और हमें भी जो है वो अब करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका किसी ने सेल टैक्स आपने किसी का सेल टैक्स विदहेल्ड करना है फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से, तो हम सेल टैक्स विदहेल्ड की जो एंट्री थी वो सेपरेट करते थे। अब क्या हो रहा है कि उसी इनवाइस के अगेंस्ट ही वहां पे हम लिखेंगे कि हमने सेल टैक्स कितना विदहेल्ड किया है, अगर कोई ऐसा है। तो ये एक इन्होंने तब्दीली दी है कि एफईडी नहीं था, सेल टैक्स विदहेल्ड नहीं था, जो सेपरेट था इसको कंबाइन कर दिया ताकि एक ही लाइन में उनको पता चल जाए कि इस इनवाइस का मसला क्या है। इस इनवाइस का इनपुट टैक्स इतना डिस्क्रेडिट हुआ है, एफईडी इतनी थी, अगर कोई सेल टैक्स विदहेल्ड होना था तो वो इतना था। एक तो इन्होंने ये जो है नई चीज ऐड की है। एफईडी की कैलकुलेशन के ऊपर मैं नेक्स्ट सी में आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा एक फ्लॉ था, डिफरेंस था, इस वजह से इसके ऊपर जो इस तरह की हरकत की गई है। अच्छा, अब आते हैं जी नेक्स्ट सी के ऊपर। ये कॉलम पहले भी था, अभी भी अवेलेबल है, ये कॉलम पहले भी था, अभी भी अवेलेबल है, ये भी पहले था, ये सारे कॉलम जो है पहले भी अवेलेबल थे। यहाँ पे उसी तरीके से वही डिफरेंस क्रिएट हुआ कि यहाँ पे आके अगर फॉर एग्जांपल आप एक बेवरेज के सेटअप में है, यानी कि आप रेटेड वाटर बेच रहे हैं, बेवरेज बेच रहे हैं, तो आपको पता है कि उसके ऊपर जो है जो जूसेस है इसके ऊपर 20% एफईडी है। पहले 10% था, 1 जुलाई 2024 से 20% हो गई है। तो आपने जूस जब सेल करना है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का जूस है, उसके ऊपर जो 20% एफईडी चार्ज करें 120 बनता है। इसके ऊपर अब 18% हम जीएसटी लेंगे, जो कि 120 का 18% होगा। मतलब टैक्स एफईडी के ऊपर भी हम जीएसटी ले रहे होते हैं। एफईडी के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया था, उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने नो बाहर बॉटलिंग का जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो डिस्कस किया। वहां पे यही कहा गया था कि जब आपने जो टैक्स चार्ज करना है, बेस प्राइस 100 है, मतलब जो वैल्यू विदाउट टैक्स है, उसी के ऊपर एफईडी चार्ज होगी और उसी वैल्यू के ऊपर ही जो है वो सेल टैक्स चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि आप 120 लें, यानी कि एफईडी के ऊपर भी 18% टैक्स लें, जो कि ज्यादा अमाउंट बनती है, जो तकरीबन 3% का डिफरेंस आता है। यानी कि 20 का 18% लें तो ये तकरीबन 3 रुपए 4 रुपए का जितनी अमाउंट बनती है, 5 रुपए उसका डिफरेंस आता है। ये ठीक है, जो भी अमाउंट है, मतलब इस टैक्स ऑन टैक्स हम दे रहे होते हैं। इस एनीवेज ये एक एफईडी का लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब होता क्या था कि अगर हम एक बात कर रहे हैं किसी जूस कंपनी की, जब वो जूस सेल करते हैं तो नेक्स्ट सी में जो डाटा आता था और जो फिजिकल इनवाइस होती थी जूस की, उसमें मिसमैच होता था। नेक्स्ट सी में एफईडी कहीं पे भी नहीं आता, अगर आप चेक करेंगे तो एफईडी नहीं आता। एफईडी की हम मैनुअल कैलकुलेशन करते थे और उसके बाद जो भी फाइनल फिगर होती थी एफईडी के नेक्स्ट में जाके हम उसकी रिपोर्टिंग करते थे, पेमेंट बनाते थे और पे कर देते थे। तो नेक्स्ट सी में कहीं भी डाटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन जब फिजिकल ऑडिट होता है तो इनवाइस देखते हैं तो पता चलता है उसमें एफईडी भी आ रही होती है। अब एफईडी की कैलकुलेशन ठीक है या गलत है, एफबीआर को चेक करने के लिए 2-3 जगह से डाटा इकट्ठा करना है, उसके बाद टैक्स पेयर से पूछना है, फिर वो जाके चेक करेंगे डाटा ठीक है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि क्या एफईडी की कैलकुलेशन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। जो हमारा जितना भी बेवरेज सेक्टर है इसके अंदर एफईडी है, और भी काफी सेक्टर है, शुगर पे भी एफईडी चार्ज हो चुका है। तो आस्ता आस्ता इस नेक्जर को डेवलप करने का मुझे जो समझ आई है मतलब है वो ये है कि हमसे वो काम करवा रहे हैं ताकि रिपोर्टिंग ठीक हो, और जहां पे हम गलती करें इसी फाइल को उठाए और हमें नोटिस भेज दें। सेकंड ये है कि आस्ता आस्ता एफईडी भी चार्ज हो रहा है हर प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है और अदर टैक्सेस होते हैं जिसमें एफईडी भी शामिल है। सेल टैक्स और जो इनकम टैक्स है, अगर हम इसको कंपेयर करें जो ओवरऑल वर्ल्ड है, तो उसमें तकरीबन हमारे टैक्सेस मैच हो चुके हैं। मतलब 17% से 18% हुआ पिछले साल। अब ऐसा नहीं है कि 18 से 19 हम कर दें। इसी वजह से अब जो काफी प्रोडक्ट्स हैं हर साल उसके ऊपर एफईडी चार्ज हो रहा है। मतलब सेल टैक्स और इनकम टैक्स हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो देखेगा कि बाहर तो रेट ये है इनकम टैक्स का, यहाँ पे ये है, आउट ऑफ पाकिस्तान ये रेट है, यहाँ पे सेल टैक्स का ये रेट है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ठीक है ये रेट तो हम कंपेटिटिव रखेंगे इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो क्या करते हैं, एक नया टैक्स भी ऐड कर देते हैं, वो क्या है एफईडी, ताकि हम ये कहें कि जी सेल टैक्स और इनकम टैक्स तो मैच है, एफईडी हमारा एक सेपरेट टैक्स है। शुगर पे लगाई, जूसेस पे लगी, और भी बेशुमार प्रोडक्ट है। तो आस्ता आस्ता जो है वो इस पे लग रही है। अब सुनने में आ रहा है कि जुलाई में जो पाम ऑयल है
जो वेजी फैट है उसके ऊपर भी एफईडी जो चार्ज हो जाएगी, जितनी भी इंपोर्ट आइटम है उसके ऊपर जो है एफईडी का प्लान कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर भी चार्ज हो गया है। एनीवेज ये टॉपिक से हटके डिस्कशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर कर ली है। बाकी जो इसमें हमने देखा कि एफईडी ऐड हुआ, उसके बाद क्या है कि प्रॉपर जो अगर आप एग्जम्पशन ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो 100 बेड से +6 स्केड्यूल में आता है कि अगर आप सप्लाई दे रहे हैं किसी हॉस्पिटल को और वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है और उसका जो साइज है वो 100 बेड से ज्यादा है, तो फिर आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पर आपने जीएसटी चार्ज नहीं करना। तो यहाँ पे प्रॉपर हम सीरियल नंबर बताएंगे, आइटम बताएंगे, रेफरेंस बताएंगे, ताकि अगर कोई इनवाइस पे टैक्स चार्ज नहीं हुआ तो वहीं पे उसको देख ले कि हाँ ठीक है, ये लॉ के मुताबिक चार्ज नहीं हो रहा, सारी कैटेगरी पूरी हो रही है। अब ये तो था नेक्जर ए और नेक्जर सी, और इसमें जो हमने देखा कि जो बड़ी तब्दीलियां वो ये हैं कि सेल टैक्स विद हेल्ड की। अच्छा, यहाँ पे जो सेल टैक्स विद हेल्ड है वो भी हम सेपरेट इनवाइस लेते थे और वो सेपरेट उसकी अमाउंट आती थी, और यहाँ पे ये कह दिया गया है कि जब आप सिलेक्ट करेंगे तो रेलिवेंट इनवाइस का विद हेल्ड भी उसी इनवाइस में आ चुका होगा। तो ये भी एक इसमें जो है वो तब्दीली देखने को मिली है नेक्जर सी के अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे जो डेंजरस काम है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम है, जहां पे एक बिजनेसमैन का सबसे ज्यादा टाइम लगेगा और वो कैसे मैनेज करेगा, ये बहरहाल अभी तक क्वेश्चन है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके पास तो रिसोर्सेज होते हैं, टीम होती है, उनके पास डिफरेंट तरह की आइडिया होते हैं फ्लोटिंग के लिए। अब एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि ऑलरेडी सेल टैक्स रिटर्न को बड़ी मुश्किल से समझता है, वो ये डाटा सारा कैसे बनाएगा। अब ऑब्वियसली जो टैक्स रिटर्न उनकी फाइल करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम आएगी, अगर वो खुद फाइल कर रहे हैं तो उनको डाटा ज्यादा बनाना पड़ेगा, और यही चीजें हैं जो कल को जाके ऑडिट में भी चेक होंगी। ये एक नया नेक्जर है जो कि ऐड किया गया है नेक्जर सी के नाम पे। यहाँ पे ये कहा गया है कि नेक्जर, अगर आप पूरी टैक्स रिटर्न देखें तो पहले क्या होता था, नेक्जर ए में परचेज आती थी, नेक्जर सी में सेल आती थी, और पूरी टैक्स रिटर्न में अगर आप देखेंगे तो पेमेंट का कहीं पे भी जिक्र नहीं था कि आपका नेक्जर सी में जो आपकी रिसीव, यानी कि आपने सेल रिसीव की है, अमाउंट रिसीव की है, वो किस तरह आई है, कैश में आई है, बैंक में आई है, किस तरह आई है, कहीं पे भी डिटेल नहीं थी। सिर्फ हम सेल और परचेज का डाटा रिपोर्ट करते थे, पेमेंट की डिटेल नहीं थी। अब ये कह दिया गया है कि आपने पेमेंट की डिटेल भी करनी है। मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमसे परचेज कर रहा है उसका आईडी कार्ड नंबर या एनटीएन नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, इनवाइस की डिटेल मेंशन करेंगे, नंबर है, डेट है, एचएस कोड है, और इनवाइस की अमाउंट कितनी है। और फिर हम ये भी लिखेंगे कि आपने पेमेंट कब रिसीव की। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डेट क्या है, किस डेट को पेमेंट आई, अमाउंट कितनी रिसीव हुई, चेक नंबर क्या था, और किस बैंक से इशू हुआ, इशूइंग बैंक। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि हम कैसे ये कर सकते हैं। पता नहीं अभी यार क्या चाह रहा है, हम ये कैसे हिसाब लगा सकते हैं। हम तो सारा दिन जो एक आम रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर है, या इवन कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, वो तो इसी चक्कर में रहेंगे, किस बैंक में से पेमेंट आई, कब आई, कैसे हुई। मेन बिजनेस को पे फोकस करने के बजाय हम कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए है, उन्होंने सेल की मिस्टर बी को। अब क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था इस एसआरओ से पहले, बिफोर की हम अगर बात करें, इन्होंने सेल की 100 रुपए की, 18% जीएसटी चार्ज किया, 118 की इनवाइस हुई। इन्होंने क्या किया, इसकी रिसीविंग ली, स्टॉक बुक किया और इनको पेमेंट कर दी। अब ये जो बंदा है ये जहां से मर्जी पेमेंट करे, कैश में पेमेंट करे, बैंक के थ्रू पेमेंट करे, जैसे मर्जी पेमेंट करे, मतलब इसने पेमेंट कर दी। आपने इसके बैंक जो भी हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है, पार्टनर का बैंक हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है। ये जो मिस्टर ए है ना, ये नॉर्मली कम देखते हैं। मतलब ये कहते हैं कि सेक्शन 73 की कंप्लाइंस जो है वो मिस्टर बी के ऊपर है, क्योंकि उसने इनपुट टैक्स लेना है, इस वजह से उसको पेमेंट भी क्या करनी पड़ेगी, अपने बैंक के थ्रू करनी पड़ेगी, कैश अलाउ नहीं है अगर 50,000 से ऊपर इनवाइस है। अब क्या होगा, अब अगर आपने फॉर एग्जांपल अब ये इनवाइस 1,18,000, हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब आपने 1 लाख की इनवाइस की, 18,000 पे आपने जीएसटी चार्ज किया, 1,18,000 की इनवाइस हुई, इन्होंने स्टॉक बुक कर लिया। जब मिस्टर बी ने पेमेंट करनी है तो वहां पे जाके वो क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा अब मैं पेमेंट तो कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल वो बैंक अल्फा से पेमेंट कर रहा है। आपको पहले आपने तो ये देखना है कि भाई मुझे पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं, जहां से मर्जी जिस मर्जी बैंक से पेमेंट कराए उसका अपना अकाउंट होना चाहिए, जहां से मर्जी कराए बिजनेस का अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो एबीएल यूज करे, अल्फा यूज करे, जो मर्जी यूज करे। अब इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो ये कहता है कि आपने ना सिर्फ इसका चेक नंबर नोट करना है, और बल्कि आपने इशूइंग बैंक यानी कि किस बैंक से इशू हो रहा है उसका नाम भी लिखना है। अब ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात है कि मैं अपने कस्टमर को ये कहूंगा कि आपने जो पेमेंट की है किस बैंक से की है,
ठीक है, चेक की सम टाइम कॉपी हमें रिसीव हो जाती है, वहां से देख के लिख लेते हैं। सम टाइम ऑनलाइन करते हैं, स्लिप आती है, बैंक स्टेटमेंट से मैच करते हैं, हम इंटरेस्ट नहीं लेते, पैसे कहाँ से आए हैं, हम सिंपल ये देखते हैं कि बैंक में पैसे आ गए हैं। अब हमने भाई ये भी याद रखना है, मतलब अगली जो पार्टी है उसके बैंक भी हमें याद रखने पड़ेंगे। अब कस्टमर का इंफॉर्मेशन, डाटा, फोन नंबर, एड्रेस, डिलीवरी लोकेशन, ये तो समझ में आती है, सेल करते हुए जरूरत है। बैंक की क्यों जरूरत है, इसकी अभी तक समझ नहीं आई कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा। मुझे लगता है इस डॉक्यूमेंट को किसी ना किसी स्टेज पे अब चैलेंज होना चाहिए। इतना टैक्स पेयर जो है, आम टैक्स पेयर इतना काम नहीं कर सकता जितना काम जो है बर्डन डाला जा रहा है उसके ऊपर। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो यहाँ पे जनाब आपने वो भी लिख रहे हैं। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो बिजनेस क्रेडिट भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनवाइस कर दी 31 मार्च 2024-25 को, मिस्टर ए ने इनवाइस की मिस्टर बी को, और इनके टर्म जो डिसाइड हुई हुई है ना एग्रीमेंट की, वो क्या है कि मिस्टर बी जो है इनवाइस डेट से 30 डेज बाद पेमेंट करेगा। इन्होंने इनवाइस कर दी जनाब 31/3 को, और 31/3 को यहाँ पे सारी चीजें लिख दी और इनवाइस रिपोर्ट हो गई। अब मैं इस कॉलम पे पेमेंट कैसे लिखूंगा भाई? इस इनवाइस का तो पेमेंट आएगी 30 दिन के बाद, क्योंकि मैंने क्रेडिट पीरियड दे दिया है अपने कस्टमर को। मेरा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि मैं चीजें जो है क्रेडिट पे देता हूं, कस्टमर बेचते हैं और मुझे पैसे दे देते हैं। ये नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है सारा ऐसे ही चल रहा होता है। हर बिजनेस में क्रेडिट चल रहा होता है, किसी बिजनेस में ज्यादा क्रेडिट है, किसी में कम है। कोविड से पहले फार्मास्यूटिकल भी क्रेडिट पे चलता था, बाद में कैश में कन्वर्ट हो गया। उस टाइम भी कुछ कैश में था, पार्शल क्रेडिट में था, अभी भी कुछ पार्शल क्रेडिट में है, लेकिन परसेंटेज कम है बिजनेस की। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है, कोविड के बाद काफी ऐसे सेक्टर थे जो कि क्रेडिट बिजनेस से कैश में आए, क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा थी। 30 दिन में जो आप पेमेंट ले रहे हैं, डॉलर इतना चेंज हो रहा था कि आपका बिजनेस मॉडल ही वायबल नहीं था, वो जीपी को कम कर रहा था एक्सचेंज लॉस की वजह से। इस वजह से कैश के मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी भी कई बिजनेस हैं जो क्रेडिट पे दे रहे हैं बड़े कस्टमर्स को। अब जो क्रेडिट होता है वो कस्टमर टू कस्टमर जाता है, मतलब आपके 10 कस्टमर है, टॉप 2 के कस्टमर जो है अच्छे कस्टमर है, आप उनको क्रेडिट दे देते हैं। आपको पता है कि ये पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ये दे देंगे पैसे। बहरहाल बिजनेस में तो डिफरेंट तरह की प्लानिंग की जाती है, सिचुएशन के मुताबिक, सीजन के मुताबिक, हालात के मुताबिक, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनके मुताबिक। लेकिन ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दफ्तर में बैठ के फॉर्म बना के फ्लोट करना और बिजनेस रियलिटी को ना समझना, ये एक कम्युनिकेशन गैप है। ये एक जो है क्लेम या डिस्प्यूट पैदा होगा टैक्स पेयर और एफबीआर के दरमियान। क्या इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो टैक्स पेयर है वो सारी चीजें रिपोर्ट कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में मैं भी प्लान कर रहा हूं, और इसके ऊपर जो है वो हम कुछ डाटा भी बना रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर रहे हैं, जो कि हम आम डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को देंगे। उस पे जो उनका स्टॉक भी मैनेज करेंगे, सेल भी मैनेज करेंगे, इजी सेटअप होगा। और उसके अलावा एक्सेल सीट भी मैं बना रहा हूँ, जिसमें जो है वो आप एक जगह पे स्टॉक लिखेंगे, सेल एंटर करेंगे तो आपको स्टॉक स्टेटमेंट मिल जाएगी। इस पे काफी काम हो रहा है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको जो है उसके ऊपर भी अपडेट करेंगे। और उसमें जो है अब ये जो प्लान है पेमेंट्स वाला, ये एक जो है वो आपको इनवाइस वाइज अब जो है वो डिटेल रखनी पड़ेगी। अगर वो बिजनेस जिसमें ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा हैं, नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं होता कि आप इसके ट्रेस रखें। ऑब्वियसली फिर सिस्टम को आपको इंटरनल चेंज करना पड़ेगा। जिनका बिजनेस कम है, 8, 10, 15 इनवाइसिंग है, वो हिसाब रख सकते हैं कि बैंक्स में कहाँ कहाँ से पैसे आए। लेकिन जिनका क्रेडिट मॉडल है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मंथली काफी ज्यादा है, वो कैसे इसका जो कैलकुलेशन करेंगी? हालांकि उनके पास सिस्टम अवेलेबल है, मोल्ड कराना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मसला आता है वो मिडिल जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो मिड लेवल का है ना, उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। वो इस तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकता, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। जो लोग उनकी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके पास लिमिटेड डाटा आता है। अब पहले तो जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको सीखना है, उसके बाद वो फॉर्मेट देंगे अपने क्लाइंट्स को। तो ये एक मिसमैच समझ लें कि एक टाइमिंग डिफरेंस आएगा, कम्युनिकेशन डिफरेंस आएगा कुछ पीरियड के लिए। हो सकता है कुछ टाइम के बाद चीजें नॉर्मल हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना नेक्स्ट C1, इसको किसी स्टेज पर चैलेंज किया जाए कि जी ये जो है प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। तो ये मैंने SRO 568 कोशिश की है, काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे रेलिवेंट अभी भी कोई आपका क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।